तो आते हैं, पहले बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसको हम लोग इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आते हैं एक एक पॉइंट करके आते हैं। ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाए तो वो फोर्स मतलब उस ऑब्जेक्ट का शेप हो, साइज हो या दोनों हो, चेंज हो जाता है या टेंज टू चेंज हो जाए या वो दोनों चीज़ हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ये वाला है, ये ऑब्जेक्ट अभी कुछ ऐसा दिख रहा है ना, इस पर हम फोर्स लगाते हैं, शेप या साइज इसका चेंज हो गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। तो इलास्टिसिटी क्या बोलता है कि जब ये ऑब्जेक्ट को, जैसे हमने यही ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया था तो चेंज हो गया, तो ये जब हम छोड़ देते हैं तो जो अपना ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, आप मतलब रीगेन कर ले अपने पोजीशन को, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी। ध्यान से देखते हैं, यही चीज़ यहाँ लिखा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अप टू इलास्टिक लिमिट। ये चीज़ को, लाइन को ध्यान में रखना है, अप टू इलास्टिक लिमिट, मतलब ऐसा ही नहीं है कि हम इतना फोर्स अधिक दे देंगे कि वो ब्रेक ही कर जाए, ऐसा नहीं, एक लिमिट तक हमारा अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारा उसको इलास्टिसिटी बोलेंगे, या अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रीगेन कर लेता है, तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन हो जाता है कि जैसे स्टील लेते हैं और रबर लेते हैं, रबर को हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, इलोंगेट करता है, वैसे ही सेम स्टील वगैरह भी होता है ना। अब तो अगर हम रबर का एग्जांपल लें और एक स्टील का एग्जांपल लें, उन दोनों को हम क्या करें, फोर्स लगाएं, तो सबसे पहले जो है स्टील या हमारा रबर, कौन सा ऑब्जेक्ट पहले ओरिजिनल अपना पोजीशन पे रीगेन कर लेगा, रबर या स्टील? नहीं, स्टील। ध्यान रखना, स्टील जो होता है, जो हमारा नहीं होता है स्केल वगैरह भी, तो वो उसको एक बार करके देखना और रबर को भी करके देखना है। स्टील जो होता है हमारा सबसे पहले अपना ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है, ठीक है। इसको पहले अब नोट करते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आते हैं स्ट्रेस। पहला चीज़, स्ट्रेस को जो है हम लोग सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, स्ट्रेस को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। तो जैसे हमने क्या किया है कि कोई रड ले लिया है, ये हमारा क्या है, एक रड है, ठीक है, और इस पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो होगा क्या, ये रड हमारा इलोंगेट करेगा। जैसे ये एक रड है, इसको हम फोर्स लगाते हैं इधर की तरफ, तो इलोंगेट करेगा। मान लेते हैं डेल्टा एल हमारा इलोंगेट करता है, अगर एल लेंथ का है तो होता क्या है कि इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब फोर्स के लिए हम एफ ऑफ आर लगा देते हैं, जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स बैक की तरफ से लगेगा, तो एफ ऑफ आर, तो एफ ऑफ आर अपॉन एरिया के लिए ए इंडिकेट कर देते हैं। तो रीस्टोरिंग मतलब जो स्ट्रेस हमारा हो जाता है फोर्स बाय एरिया, लेकिन हम यहाँ बोलते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब एक चीज़ और है, ध्यान देते हैं, यहाँ पे से हमने फोर्स लगाया ये ऑब्जेक्ट पर, तो क्या ये एक्सीलरेट कर रहा है, क्या एक्सीलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। मतलब इस केसेस में एक्सीलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया का। अगर हम बात करें यूनिट का इसका, तो यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एरिया का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम दूसरा नाम से भी बोल सकते हैं पास्कल, है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं पास्कल के नाम से, ठीक है। तो पहले नोट कर लेते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेस,
स्ट्रेस का जो हमारा होता है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सेकेंड शियरिंग या इसको हम टेंजेंटियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, और थर्ड होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारा 2 टाइप का होता है, एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव। तो टेंसाइल कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों तरफ से इस पर क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है ना, एक्सटर्नल फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, अपोजिट लगेगा, यहाँ एफ ऑफ आर लगेगा। मतलब स्ट्रेस ऑफ टेंसाइल के लिए टी वर्ड यूज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बोल सकते हैं। तो कंप्रेसिव में क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को हम कंप्रेस करते हैं ना, तो कंप्रेस करेंगे इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स है, तो होगा क्या, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, अपोजिट लगेगा एफ ऑफ आर। तो इसके लिए सी वर्ड यूज कर लेते हैं फॉर कंप्रेसिव के लिए, तो सेम रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंटियल भी बोलते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, हम यहाँ से फोर्स लगाते हैं, है ना, तो ऊपर की तरफ से टेंजेंटियल भी बोलते हैं, शियरिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया है कि इस पर फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स, है ना, तो यहाँ से अपोजिट से क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा एफ ऑफ आर, है ना। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा फिर से सेम रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी हम यहाँ मान लेते हैं कि ये छोटा सा लेंथ एक्स लेंथ हमारा क्या हुआ है, कुछ हमने फोर्स लगाया ऐसे, ये कुछ ऐसे मूवमेंट किया है, एक्स लेंथ हम मान कर चलते हैं, और ये ऑब्जेक्ट का हम लेंथ मान लेते हैं कि एल है। ये हमने यहाँ से यहाँ तक का ऑब्जेक्ट का लेंथ हमने एल मान कर चला है। अब यहीं पर आ लेते हैं, इसका आगे थोड़ा देखेंगे। इसमें थर्ड क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है उसको सराउंडिंग से क्या करा रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट का ये हम मान लेते हैं कि हमारा शेप था, अब चेंज होकर ये आ गया है ना। तो यहाँ से जब ये फोर्स अप्लाई होगा सराउंडिंग से सभी से, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी लग रहा होगा इस पर। तो रीस्टोरिंग फोर्स कुछ अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, मतलब एफ ऑफ आर मान लेते हैं यहाँ लग रहा है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। सभी के लिए सेम ही होता है, कॉमन फार्मूला। कोई डाउट है किसी को, तो नोट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला देखो, इसके लिए अगर हमें एरिया की बात करते हैं, ये तो हमारा रेडियस हो जाएगा ना यहाँ, तो हम यहाँ पाई आर स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। इस फार्मूला को हम चेंज कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एफ ऑफ आर बाई पाई आर स्क्वायर। मतलब रेडियस अगर दिया हुआ है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तीसरा नंबर एक चीज़ और है, इसको हम और भी यूज कर सकते हैं। जैसे फोर्स बाई एरिया हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है, हम प्रेशर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स बाई एरिया हमारा प्रेशर भी तो होता है, वो भी यूज कर सकते हैं। आगे हम यूज करेगा प्रेशर के टर्म में। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं पहले सेल्फ से सभी लोग। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 वायर्स सेम मटेरियल 2:1 है, दे आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग सिमिलर फोर्सेस। मतलब 2 वायर हैं, दोनों वायर का रेडियस हमें दिया है, मान लेते हैं ये इसका R1 के लिए दिया है 2 है, एक दूसरा वायर भी ले लेते हैं जिसका रेडियस हमारा 1 दिया है, 2:1 के रेशियो में। तो हमें क्या निकालने में, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ा था, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। फोर्स बोला है दोनों के लिए सेम है, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं F बाई ए। अगर हम 1 के लिए बात करें, स्ट्रेस 1 के लिए, स्ट्रेस 1 के लिए करें तो फोर्स एरिया को हम लोग लिख सकते हैं ना पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रेडियस हमारा 1 हो जाएगा जब 1 के लिए करें। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि सिग्मा 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द रेडियस का है। तो सेकेंड के लिए करें, मतलब सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर होगा।
R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। अब R2 का वैल्यू ये हमारा R1 है, ये R2 1 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नोट कर लेते हैं, पहले सेल्फ से ट्राई करते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं। कॉपर, स्टील, ग्लास एंड रबर इन ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे ज़्यादा तो स्टील का होता है, तो सबसे कम इसमें रबर का होता है। तो ग्लास, ये हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है। नोट करना है। स्टील का सबसे ज़्यादा होता है। वो अगर वो स्टील वाला ये है ना, स्केल लेकर आना, एक बार हम करके दिखा देंगे। हाँ हाँ, जो स्टील वाला रहता है ना, वो फास्ट उसका होता है तुरंत। जैसे रबर है ना, हम लोग जो लगाता है, तो रबर को हम ऐसे करते हैं, नॉर्मल तो लेता है, लेकिन अगर ये तो पतला रबर है ना, थोड़ा सा मोटा कर लेकर देखो, नहीं होता है जल्दी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसको भी ट्राई करते हैं पहले। हाँ बोलो आंसर बा। ठीक, चलते हैं। इलास्टिक इफेक्ट नहीं होता है जिस पर ये हमसे पूछा है ना, तो स्टील पर होता है, कॉपर पे होता है, रबर पे होता है, क्वार्ट्ज पर नहीं होता है। ठीक है, छोटा छोटा कण होता है, पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ से पहले ट्राई करते हैं। तो इसका आंसर क्या था? स्टील। हाईएस्ट इलास्टिसिटी किसका होता है? स्टील का होता है। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेन पर। स्ट्रेन को हम लोग पहले की ई वर्ड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ई वर्ड से इंडिकेट किया जाता है इसको। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या बोलता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर चेंज इन लेंथ भी बोलता है ना, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, सॉरी, स्ट्रेन इज इक्वल टू बोलता है हमें, तो पहला चीज़ क्या होता है? चेंज इन, अगर लेंथ की बात बोलेगा तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, या इलास्टिसिटी इज इक्वल टू में भी बोल सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज ऑफ एरिया बाय ओरिजिनल एरिया। जो भी चेंज हो रहा है ना, और डिवाइड बाय ओरिजिनल हमारा जो ऑब्जेक्ट का रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नोट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग स्ट्रेस का टाइप देखा था, सेम स्ट्रेन का भी 3 टाइप्स होता है। ठीक है, नेम सेम ही होता है। पहला जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। पहले स्ट्रेस पढ़ा था, अब स्ट्रेन। तो हम जैसे एक रड है यहाँ पे, ध्यान दो, इसको क्या किया है, हम यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ से हमने क्या लगाया है? फोर्स लगाया। तो मान लेते हैं कि ये कुछ यहाँ पे हमारा डेल्टा एल चेंज हुआ है, एल लेंथ का है, तो डेल्टा एल हमारा क्या हुआ? चेंज हुआ है। तो स्ट्रेन निकालते हैं इसका, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, सेम शेयरिंग के लिए यहाँ से हमने क्या किया है? फोर्स अप्लाई किया है इस पर। तो क्या हुआ कि ये मान लेते हैं यहाँ पे एक्स लेंथ हमारा क्या हुआ है? चेंज हुआ है। ये हमारा ओरिजिनल लेंथ हम मान लेते हैं एल था। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है एक्स बाई एल, या एक्स बाई एल। देखो अगर ये मान लेते हैं एंगल हमारा यह थीटा है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस किसके साथ रिलेशन होता है? tan थीटा का।
ठीक है। तीसरी नंबर बात वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ से क्या हुआ, फोर्स अप्लाई किया गया है यहाँ से सराउंडिंग से, तो क्या हुआ है कि मान लेते हैं कि ये इसका जो वॉल्यूम ये वाला हमारा चेंज हुआ है, डेल्टा भी चेंज हो गया है, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू होगा चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। एक चीज़ और जो इसका यूनिट की अगर हम बात करें स्ट्रेन का, तो स्ट्रेन का यूनिट देखो, यहाँ लेंथ है, यहाँ पे भी लेंथ है, सभी के लिए आते हैं हम, तो लेंथ मीटर मीटर कर जाएगा, तो नो यूनिट, साथ साथ नो डायमेंशन। जब यूनिट ही नहीं है तो कोई डायमेंशन भी इसका नहीं होगा। ठीक है, न कोई इसका यूनिट होता है, न कोई इसका डायमेंशन होता है। तो पहले नोट कर लेते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करते हैं इसको सेल्फ से। गैसेस में नहीं हो सकता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात बोल रहा है, तो गैस को कैसे हम इलोंगेट करेगा, होगा क्या, नहीं कर सकते हैं। लिक्विड है, लिक्विड में वाटर या कुछ भी होगा उसको हम इलोंगेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो सॉलिड को कर सकते हैं। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको भी फिर से सेल्फ से ट्राई करते हैं। ए वायर ऑफ लेंथ 2.5 मीटर, मतलब लेंथ दिया है एक वायर का 2.5 मीटर का, हैज ए परसेंटेज ऑफ स्ट्रेन इज दिस वन, मतलब स्ट्रेन का वैल्यू दिया है 0.012% टेंसाइल। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस, मतलब डेल्टा एल हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़ा है कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ की हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 0.12%, 0.0 था बीच में, 0 परसेंटेज में है, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो 0.012/100 लिख सकते हैं। परसेंटेज में है तो उसको तो ब्रेक कर सकते हैं ना। अब लेंथ का वैल्यू दिया है हमारा, डेल्टा एल इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 12.5 इंटू 0.012/100 लिख सकते हैं। तो पहले इसको पॉइंट को हटाते हैं तो 110 आ जाएगा, फिर इसको हटा देते हैं तो 1 2 3 0 आ जाएगा। अब कट करके देखते हैं तो ये कटेगा 4 से, यहाँ से तो ये पॉइंट भी ख़त्म है, तो ये हो गया 3, तो कितना आ रहा है 3/10 इंटू 1000 है ना ऐसा। अब ऑप्शंस को देखें तो पॉइंट में है, mm में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10⁻³ मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, तो नोट करते हैं। चलो आगे देखते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हम लोग जो क्या देखते हैं, फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, मतलब जब डिफॉर्मेशन हम देखा था तो जब स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, तो ये बोलता है कि स्ट्रेस हमारा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, स्ट्रेन का। कहने का मतलब कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, स्ट्रेन का है। ठीक है, या अब हम इसको इक्वल करते हैं तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, हम यहाँ पे एक ई लेकर आते हैं और इसको यहाँ पे बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेन के बराबर। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। जहाँ ई हमारा कांस्टेंट होता है, वेयर ई जो हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है। अगर हम ग्राफ की बात करें स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, तो
इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस भी होता है ना। तो ये हमारा कुछ ऐसे आएगा स्ट्रेस तक, और ये जिस पॉइंट पर आया ये हमारा होता है इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं हम लोग, है ना। स्ट्रेस का जब भी यूज करते हैं तो क्या करते हैं, एक इलास्टिक लिमिट लेकर आते हैं। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये पॉइंट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट होता है। ये पूरी तरह से 45 डिग्री पे नहीं होता है, 45 से एबव के होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो हो गया, देखते हैं क्वेश्चन, ट्राई करते हैं इसको पहले, ठीक है। क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ठीक है, ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड, स्ट्रेस को क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है। तो हमसे बोला है कि दोनों का रेशियो क्या होगा, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या था, ई, और ई क्या है, कांस्टेंट है। तो ये अगर इंक्रीज करेगा तो इस पर ही कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कांस्टेंट है ना, वो नहीं होगा, तो रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। कोई डाउट है, ठीक है।